हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। बच्चों, आज हम क्लास 8 का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर साउंड यानी ध्वनि को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था कि ध्वनि क्या होती है। हमने ये जाना था कि ध्वनि क्या है, एक प्रकार की एनर्जी है और इसे वाइब्रेशन यानी कंपन के माध्यम से उत्पन्न किया जाता है। यानी जो भी वस्तु कंपित होती है वो आपकी ध्वनि उत्सर्जित करती है। इसके साथ साथ हमने ये देखा था कि जो आपके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, और हमने ये भी जाना था कि जो आपके अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उनका कौन सा भाग वाइब्रेट करके, कंपन करके जो है साउंड को या म्यूजिक को उत्सर्जित करता है। आई होप आपको ये सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। इसमें हमने क्या देखा था, हमने एक एक्टिविटी देखी थी जिसमें आपको क्या करना है, जो ग्लास है, कांच के ग्लास है, उन्हें भरना है। और किस प्रकार से भरना है, इस तरीके से, यानी किसी में आपको कम पानी रखना है, दूसरे में थोड़ा ज्यादा, फिर और ज्यादा, फिर और ज्यादा, यानी अलग अलग लेवल में आपको पानी रखना है। फिर आपको एक चम्मच के माध्यम से या किसी लकड़ी के माध्यम से, ठीक है, इस तरीके से आपको इन ग्लासों को बजाना है। तो आप अलग अलग प्रकार की जो है ध्वनियां सुने। तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि क्योंकि पानी का जो लेवल है वो अलग अलग है। ग्लास हमने सेम लिए हैं, जो ग्लास हैं वो एक जैसे हैं, लेकिन जो पानी है, पानी का जो लेवल है वो अलग अलग है। और जब हम इन ग्लासों को जो है किसी स्टिक के माध्यम से, लकड़ी के माध्यम से या चम्मच के माध्यम से इसे क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, इसे पीटते हैं, तो हमें जो है वाइब्रेशन सुनाई देती है जो कि अलग अलग प्रकार की हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, आपका जो पानी का लेवल है आप देख सकते हैं, पानी के लेवल के अनुसार अलग अलग प्रकार की ध्वनियां जो है हमें सुनाई दी। अब इसी तरीके से अगर हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करें, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपके पास क्या है, सितार। ठीक है, तो जो सितार होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, सितार में क्या है, स्ट्रिंग्स है, तारे हैं, और इनको खींच के प्लग करके जो है साउंड या जो ध्वनि है वो उत्सर्जित की जाती है। ठीक है, साउंड उत्सर्जित किया जाता है कैसे, जब हम इसे प्लग करते हैं। तो जब हम इसे प्लग करते हैं तो क्या होता है, जैसे ही हम इन तारों को, जैसे यहाँ पे आपको तारें दिख रही होंगी, इनको हाथों से प्लग किया जाता है, खींचा जाता है, तो ये क्या होती है, अपनी जगह, अपनी स्थिति से ये डिस्प्लेस हो जाती, विस्थापित हो जाती, और फिर क्या होती है, कंपन होने लग जाता है इनमें, यानी कंपित हो जाती है, इनमें वाइब्रेशन आ जाती है, जिस कारण ये साउंड यानी ध्वनि को उत्सर्जित करती है। When we plug the string of an instrument like the sitar, the sound that we hear is not only that of। अब जब भी हम क्या करते हैं, किसी भी, जैसे कि यहाँ सितार है, सितार में जो तारे हैं उनको हम प्लग करते हैं और हमें ध्वनि सुनाई देती है, वो सिर्फ और सिर्फ जो है स्ट्रिंग की या तार की ध्वनि नहीं होती, बल्कि पूरा का पूरा जो इंस्ट्रूमेंट है, पूरा का पूरा इंस्ट्रूमेंट है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, तार है, और हमने क्या बोला था कि जब हम तार को प्लग करते हैं, खींचते हैं, तो तार वाइब्रेट करता है और म्यूजिक या साउंड जो है वो उत्सर्जित हो। लेकिन सिर्फ ये जो तारे हैं, इन्हीं के कारण साउंड उत्सर्जित नहीं होती है, बल्कि ये जो पूरा का पूरा इंस्ट्रूमेंट है, पूरा का पूरा जो सितार है, इसमें जो है वाइब्रेशन होता है, इसी के कारण जो है आपकी जो है साउंड या ध्वनि उत्सर्जित होती है। The whole instrument is forced to vibrate and it is the sound of the vibration of the instrument that we hear। और जो भी हम ध्वनि सुनते हैं वो बेसिकली सिर्फ एक स्ट्रिंग की नहीं, बल्कि पूरे के पूरे इंस्ट्रूमेंट की, पूरा का पूरा जो आपका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उसके वाइब्रेशन के कारण ही वो साउंड उत्पन्न होती है। इसी तरीके से जब हम किसी तबला या जैसे ढोलक होता है उसे बजाते हैं, तो आप जैसे कि यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं, ठीक है, तो इसे हाथों से, जैसे कि इसका जो मेम्ब्रेन है आप यहाँ पे देख सकते हैं, मेम्ब्रेन है या झिल्ली है, उसे हाथों से पीटा जाता है। पीटने के कारण क्या होता है, ये जो मेम्ब्रेन है ये
वाइब्रेट करना शुरू कर देती है, कंपन होना इसमें शुरू हो जाता है, कंपित हो जाती है, और कंपन के कारण क्या होता है, साउंड जो है उत्सर्जित होती है। ठीक है, यानी जो ध्वनि है वो उत्सर्जित होती है। और बेसिकली क्यों हो रहा है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, मेम्ब्रेन में जो है हाथों से पीट रहे हैं, जिससे ये वाइब्रेट हो रहा है। लेकिन सिर्फ यही वाइब्रेट नहीं होता, बल्कि पूरा का पूरा आपका इंस्ट्रूमेंट है वो वाइब्रेट होता है, और उसी के वाइब्रेशन के कारण ही साउंड उत्सर्जित होता है। हमें ऐसा लगता है कि सिर्फ मेम्ब्रेन ही वाइब्रेट कर रहा है, लेकिन मेम्ब्रेन ही नहीं, बल्कि पूरा का पूरा जो आपका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वो वाइब्रेट करता है। Similarly, when we strike the membrane of a mridangam, the sound that we hear is not only that of membrane but of the whole body of the instrument. यानी अगर हम मृदंगम की बात करें तो उसमें भी हम मेम्ब्रेन जो है, जो झिल्ली है, उसे हाथ से पीटते और हमें लगता है कि सिर्फ झिल्ली वाइब्रेट करती, लेकिन पूरा का पूरा मृदंगम ही वाइब्रेट करता है। पूरा ही पूरा जो मृदंगम है वो कंपित होता है, और वो क्या करता है, कंपन के कारण वो पूरा इंस्ट्रूमेंट ही साउंड को या ध्वनि को उत्सर्जित करता है। अब हम बात करते हैं कि जो ह्यूमन है, मानव जो है, वो किस प्रकार से ध्वनि को उत्पन्न करते हैं, यानी साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमन, मानवों द्वारा उत्पन्न ध्वनि। तो जैसे कि आप जानते हैं, जब भी आप किसी से बात करना चाहते हैं, अपने भावों को व्यक्त करना चाहते हैं, किसी को कुछ बताना चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं, आप साउंड प्रोड्यूस करते हैं, आप ध्वनि उत्सर्जित करके आप बोलते हैं। बोल के अपने भावों को, जो भी आपको कहना है, जो भी आपको जानकारी देनी है, जो भी आपको कहना है, जो भी आप कहना चाहते हैं, वो आप दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा। अब हम क्यों पहुंचाते, क्योंकि हम साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम ध्वनि उत्सर्जित कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि ध्वनि किस प्रकार से उत्सर्जित होती है। अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें, मानवों की बात करें, तो मानवों में जो ध्वनि उत्सर्जित होती है वो वॉइस बॉक्स या लैरिंग्स के कारण होती है। ठीक है, जो लैरिंग्स होता है वो आपका जो विंड पाइप होता है, ठीक है, जो आपका विंड पाइप होता है उसके ऊपर एक हिस्सा होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं फिगर में। ठीक है, इधर पे यहाँ पे होता है आपका लारिंग्स, या जिसे आप क्या कहते हैं, वॉइस बॉक्स कहते हैं। तो वो इस हिस्से में होता है। अब ये कहाँ पे होता है, जो आपकी विंड पाइप होती है उसके ऊपरी सिरे में होता है। इसको हम जो है वोकल बॉक्स भी कहते हैं, वॉइस बॉक्स कहते हैं। ठीक है, वॉइस बॉक्स कहते हैं। और यहाँ पे क्या होते हैं, दो वोकल कॉर्ड्स होते हैं। ठीक है, दो वोकल कॉर्ड्स होते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, दो वोकल कॉर्ड्स होते हैं यहाँ पे। ठीक है, और ये जो वोकल कॉर्ड होते हैं ये काफी स्ट्रेच, खिंचे हुए होते हैं। अब बेसिकली जो साउंड यहाँ पे प्रोड्यूस होती है वो एयर के जो है अंदर बाहर होने के कारण, जो प्रेशर पड़ता है उसके कारण ही जो है साउंड या ध्वनि उत्पन्न होती है। इन ह्यूमंस द साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द वॉइस बॉक्स और लैरिंग्स। अगर हम मानवों की बात करें तो मानवों में जो ध्वनि उत्सर्जित होती है या ध्वनि जो उत्पन्न होती है वो वॉइस बॉक्स या लैरिंग्स के कारण होती है। इट इज एट द अपर एंड ऑफ द विंड पाइप। ये कहाँ पे होता है, विंड पाइप के ऊपरी हिस्से। जो विंड पाइप होता है उसके ऊपरी हिस्से में आपका लैरिंग्स होता है। Two vocal cords are stretched across the voice box or larynx in such a way that it leaves a narrow slit between them for the passage of the air. When the lungs force air through the slit, the vocal cord vibrate and produce sound. अब क्या होता है, जो आपके ये जो वॉइस बॉक्स होता है, ठीक है, या लारेंक्स होता है, यहाँ पे दो वोकल कॉर्ड होती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब ये जो वोकल कॉर्ड होती है ये यहाँ पे खींची हुई होती है, और इन दो वोकल कॉर्ड के बीच में एक स्पेस होती है, यानी जगह होती है, जहां से एयर, जो लंग्स है, जो आपके फेफड़े हैं, वो हवा को अंदर बाहर करते। अब जब वो अंदर बाहर होती है हवा, तो ये जो आपके वोकल कॉर्ड्स है ये वाइब्रेट करते हैं, कंपन करते हैं, जिस कारण ध्वनि उत्सर्जित होती। तो बेसिकली अगर हम बात करें लैरिंग्स की, तो लैरिंग्स कहाँ होता है, जो आपका विंड पाइप होता है उसके ऊपरी हिस्से में होता है। इस लैरिंक्स या वॉइस जो बॉक्स है, इस पे दो वोकल कॉर्ड्स होती है, जो
क्या होती है, खिंची हुई होती है और इनके बीच में थोड़ी सी स्पेस या जगह होती है। अब ये जो जगह है या स्पेस है, यहाँ से जो है एयर या हवा जो है अंदर बाहर, लंग्स जो है अंदर बाहर जो है करता है, जिससे क्या होता है, वॉइस या जो आपकी ध्वनि है या साउंड है वो उत्सर्जित। अब ये जो मसल्स होती हैं जो कि वोकल कॉर्ड्स में होती हैं, ये टाइट या लूज हो सकती है, ठीक है, टाइट या लूज हो सकती है, पतली हो सकती है। तो जैसी उसकी क्वालिटी होती है, या वो स्ट्रेच है या ढीली है, उसी के अनुसार जो आवाज है या वॉइस है उसकी अलग अलग प्रकार की क्वालिटी होती है। जैसे कि आपने देखा है कि कुछ लोगों की जो वॉइस होती है, आवाज होती है, वो भारी होती है, कुछ की हल्की होती है, किसी की पतली होती है, किसी की कैसी होती है, तीखी होती है। तो ये बेसिकली क्यों होता है, क्योंकि उनके जो वोकल कॉर्ड्स हैं, ठीक है, जो वोकल कॉर्ड्स हैं वो टाइट है या लूज है, या फिर वो पतले हैं, मोटे हैं, इसके ऊपर डिपेंड कर। मसल्स अटैच टू द वोकल कॉर्ड्स कैन मेक द कॉर्ड टाइट और लूज। यानी जो मसल्स होते हैं, जो मांसपेशियां हैं जो वोकल कॉर्ड से जुड़ी हैं, वो टाइट यानी जो है टाइट या फिर ढीली हो सकती है। When the vocal cords are tight and thin, the type of quality of voice is different. अब जब vocal cord टाइट होती है और पतली होती है, तो जो वॉइस की क्वालिटी है, जो ध्वनि की जो उसकी गुणवत्ता है या उसकी जो क्वालिटी है, वो अलग टाइप की होती है फ्रॉम दैट व्हेन दे आर लूज और थिक, किससे, जब वो ढीली और मोटी होती है। अब इस कॉन्सेप्ट को या जो आपका वोकल कॉर्ड्स है, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एक एक्टिविटी को समझें, जो कि आपकी एक्टिविटी 13.6 है। अब आपको क्या करना है, एक पेपर ले लेना है इस तरीके से और उसे फोल्ड करना है, ठीक है। आप इस तरीके से फोल्ड करेंगे, आप देख सकते हैं इस तरीके से, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये फोल्ड हो रखा है, इस तरीके से आप इसे फोल्ड कर। अब क्या करेंगे, जो हिस्सा इसका बीच का है वहां पे आप इस तरीके से कट करने के बाद आप क्या करेंगे, ये जो इधर वाला हिस्सा, यहाँ से इसको आप अपने जो है मुंह के पास रखेंगे और फिर फूक मारने के बाद आप क्या देखेंगे, आपको एक साउंड सुनाई देगी। तो इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बीच में जो स्पेसिंग है वहां से साउंड जो एयर है आप उसे बाहर की तरफ जो है फेंक रहे हैं, और क्या हो रहा है, एक ध्वनि या साउंड उत्सर्जित हो। इसी प्रकार से आप जो है इस तरीके से एक जो है पेपर ले सकते हैं, उसको इस तरीके से फोल्ड करके बीच में काट के भी आप क्या कर सकते हैं, उससे साउंड या हवा जो है उसे अपने मुंह के पास रख के उससे फूंक मारेंगे, हवा उससे क्रॉस कराएंगे, तो आपको एक ध्वनि सुनाई देगी। बिल्कुल इसी तरीके से जो आपकी वोकल कॉर्ड्स होती है वो भी काम करती हैं। वोकल कॉर्ड्स की जो मसल्स होती हैं उनके बीच में गैपिंग होती है या स्पेस होती है, जहां से जो एयर है या हवा है वो अंदर बाहर जाती है, और इसी प्रकार से ही वो साउंड या फिर ध्वनि को उत्सर्जित कर। अब हम बात करते हैं वोकल कॉर्ड्स की लेंथ, ठीक है, इसकी लंबाई की। तो जो आदमी होते हैं या जो मेल होते हैं, ठीक है, जो पुरुष होते हैं या मेल्स जो होते हैं, उनकी जो वोकल कॉर्ड होती है वो लंबी होती है, और जो फीमेल होती हैं या जो विमेन्स होती हैं उनकी जो वोकल कॉर्ड्स होती है वो छोटी होती है। इसी कारण आपने देखा होगा कि जो मेल होते हैं, ठीक है, जो मेल होते हैं उनकी जो आवाज होती है वो भारी होती है, लाउड होती है। वहीं जो फीमेल्स होती हैं या जो महिलाएं होती हैं उनकी जो वॉइस होती है, उनकी जो आवाज होती है वो तीखी और पतली होती है, ठीक है। तो बेसिकली क्यों होता है, क्योंकि जो मेल है उनकी जो वोकल कॉर्ड है वो लंबी होती है और फीमेल्स की छोटी। इसी प्रकार से जो बच्चे होते हैं, बच्चों की जो वोकल कॉर्ड्स होती है वो और भी छोटी होती है, जिस कारण उनकी जो वॉइस की क्वालिटी होती है, उनकी जो आवाज की जो क्वालिटी है वो अलग प्रकार की होती है। आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पे फीमेल वोकल ट्रैक है, ठीक है, तो ये फीमेल का है, तो आप देख सकते हैं ये है, और मेल वोकल ट्रैक ये आपका ये है। तो आप यहाँ पे बिल्कुल साफ तरीके से देख सकते हैं कि जो मेल है उनकी जो वोकल कॉर्ड्स है वो लंबी है, वही फीमेल्स की छोटी। द वोकल कॉर्ड्स इन मेन आर अबाउट 20 मिलीमीटर लॉन्ग। यानी जो मेल होते हैं उनमें जो वोकल कॉर्ड्स होती हैं वो 20 मिलीमीटर लंबी होती, ठीक है।
लगभग 20 मिलीमीटर लंबी वो होती है। इन विमेन दीज आर अबाउट 5 मिलीमीटर शॉर्ट। वहीं अगर हम महिलाओं की बात करें, विमेन्स की बात करें, तो इनमें ये 5 मिलीमीटर छोटी होती हैं मेल्स, ठीक है। चिल्ड्रन हैव वेरी शॉर्ट वोकल कॉर्ड। अब अगर हम बच्चों की बात करें तो बच्चों पे बहुत ही छोटी वोकल कॉर्ड होती है, यानी बच्चों की जो वोकल कॉर्ड्स हैं वो बहुत ज्यादा छोटी छोटी होती है, जिस कारण उनकी वॉइस की जो क्वालिटी है, उनकी आवाज की जो क्वालिटी है वो अलग तरीके की होती है। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो है आपका साउंड नीड्स अ मीडियम फॉर प्रोपगेशन, यानी ध्वनि को जो है चलने के लिए, गति करने के लिए एक मीडियम यानी माध्यम की आवश्यकता होती है। इसको समझने के लिए हमें एक एक्टिविटी करेंगे, जो कि आपकी एनसीईआरटी की बुक का एक्टिविटी 13.7 है। आपको क्या करना है, आपको छोटा जो मोबाइल फोन होता है वो लेना है। तो आपको क्या करना है, एक ग्लास लेना है, ठीक है, उसमें आपको मोबाइल फोन रख देना है। अब आप क्या करेंगे, उस मोबाइल फोन पे आप जो है कॉल करेंगे तो आप ये देख सकते हैं कि आपको उस मोबाइल फोन से आवाज आ रही। अब आपको क्या करना है, फोन को निकालना है, ग्लास लेना है, और ग्लास का जो एयर है, उसमें जो एयर है उसे सक करना है, यानी उससे एयर को हटा दे। फिर उसमें क्या करना है, मोबाइल फोन रखना है और उसे ढक दे। अब आप फिर से उसे कॉल करेंगे तो आप ये देखेंगे कि जो आपकी जो मोबाइल है, मोबाइल की जो कॉल की जो आवाज है, यानी जो रिंग टोन है उसकी, वो आपको हल्की सुनाई देगी, उस तरीके से नहीं सुनाई देगी जैसे कि पहले सुनाई दे। तो यानी क्या हो रहा है कि जो फोन की जो साउंड है, फोन की जो ध्वनि है, वो हल्की हो गई है, फेंट हो गई। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है कि जब हमने जो आपका ग्लास है उससे एयर को सक कर दिया, उससे एयर को हटा दिया, तो क्या हुआ, ध्वनि हल्की हो गई, बहुत हल्की हो गई। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ध्वनि को कोई ना कोई माध्यम चाहिए चलने के लिए। जैसे कि इस केस में एयर या वायु जो है वो इसे चाहिए था, हमने जब उसकी क्वांटिटी कम कर दी या उसे हटा दिया तो हमें साउंड कम सुनाई। इसका अर्थ ये है कि जब भी कोई एक ऐसी स्थिति होती है जहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भी मीडियम नहीं है, यानी निर्वात की जगह स्थिति होती है, वैक्यूम की जो स्थिति होती है, तो इस केस में साउंड ट्रैवल नहीं कर पाती, चल नहीं पाती, यानी ध्वनि को माध्यम या मीडियम की आवश्यकता होती है चलने के लिए। When air has been removed completely from a vessel, it is said that there is a vacuum in the vessel. अब जब भी हम किसी भी बर्तन से पूरी तरीके से हम क्या हटा देते हैं, एयर, ठीक है, एयर को हम पूरी तरीके से हटा देते हैं, तो हम ये कहते हैं, क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि जो आपका वेसल है, जो आपका बर्तन है, वो वैक्यूम में, ठीक है, या वो उसमें वैक्यूम है। द साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू अ वैक्यूम। अब इसी तरीके से अगर हम साउंड की बात करें, ध्वनि की बात करें, तो ये वैक्यूम में ट्रेवल नहीं हो सकती है, यानी ऐसी जगह जहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भी मीडियम नहीं है, वहां से साउंड या ध्वनि ट्रेवल नहीं कर सकती है, गमन नहीं कर सकती, चल नहीं सकती। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ, जो है आपका एक्टिविटी 13.8। अब इसमें आपको क्या करना है, एक बड़ा बर्तन लेना है, आप देख सकते हैं एक बड़ा बर्तन आपको लेना है और इसमें पानी भर देना है कुछ इस तरीके से। और फिर आपको क्या करना है, एक बेल लेनी है, घंटी लेनी है, और इस पानी के अंदर घंटी को रखना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, फिर इस घंटी को इस पानी के अंदर बजाना है, और अपना जो कान है वो जो ये पानी का लेवल है इससे थोड़ा ऊपर रखना है, ताकि आपके कानों में पानी ना जाए और आपको ध्वनि सुनाई। अब जब आप इसे इस तरीके से बजाएंगे, पानी के अंदर बजाएंगे और ध्वनि सुनेंगे, तो आप ये देखेंगे कि आपको ध्वनि सुनाई दे रही है, यानी जो बेल है, ठीक है, बेल की जो ध्वनि है वो आपको सुनाई दे रही है। तो यहाँ पे हमें क्या पता चला, यहाँ पे हमें ये पता चला कि जो साउंड होती है या ध्वनि होती है वो पानी में, यानी वाटर में ट्रैवल कर देती है। यानी पानी जो है, पानी एक ऐसा माध्यम है जिससे ध्वनि
जो है चल सकती है, जिसमें ध्वनि प्रोपगेट कर पाती है। साउंड ट्रैवलिंग थ्रू वाटर, यानी पानी से ध्वनि जो है ट्रैवल कर ले। अब हम चलते हैं अगली एक्टिविटी की तरफ, जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक की एक्टिविटी 13.9 है। आपको क्या करना है, एक मीटर स्केल लेना है, ठीक है। मीटर स्केल आप मेटल का भी ले सकते हैं और लकड़ी का। अब आपको क्या करना है, एक सिरा इसका अपने फ्रेंड को बोलना है कि उसका एक छोर पकड़े और दूसरा जो हिस्सा है या जो उसका जो छोर है उसको आप अपने कान पे लगाएं। अब आप अपने फ्रेंड को बोलेंगे कि जो दूसरा जो उसका एंड पॉइंट है वहां से इसे स्क्रैच करे, यानी वहां पे उसे आवाज करे या उसे खुरचे। तो आप क्या देखेंगे कि आपको आपने दूसरे सिरे पे अपना कान लगाया है, वहां पर आपको खुरचने की आवाज सुनाई दी। तो इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला कि जो ये आपका मीटर स्केल है, जो कि मेटल का बना है या फिर लकड़ी का बना है, इसमें से जो साउंड है या ध्वनि है वो ट्रैवल कर रही है, वो आप तक पहुंच रही है, आपके कानों तक पहुंच रही है। यानी कि लकड़ी या मेटल से भी जो है साउंड या ध्वनि जो है वो प्रोपगेट होती है या गमन करती है। अब इसी तरीके से आपको क्या करना है, आप टेबल ले सकते हैं, एक बड़ा सा मेज लेंगे। मेज के एक सिरे पे आप अपने फ्रेंड को बोलेंगे कि आप कान लगाइए और दूसरे सिरे से आपको खटखट या कोई भी आवाज उत्पन्न कर। तो आपका जो फ्रेंड है वो ये ऑब्जर्व करेगा कि उसको वो खटखटाने की आवाज या वो जो आप ध्वनियां उस टेबल के ऊपर जो उत्सर्जित कर रहे हैं, बना रहे हैं, वो उसको साफ तौर पे सुनाई दे रही। यानी हमें क्या पता चला, हमें ये पता चला कि जो साउंड है, ध्वनि है, वो एक टेबल से भी ट्रैवल कर रही। यानी हमें इन एक्टिविटीज से क्या पता चला, हमें ये पता चला पहली एक्टिविटी से कि जो आपकी साउंड है, जो आपकी ध्वनि है, वो वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करती है, वैक्यूम में गमन नहीं करती। दूसरी एक्टिविटी से क्या पता चला कि जो आपकी ध्वनि है वो वाटर से ट्रैवल करती है, यानी कि जो आपकी ध्वनि है या साउंड है वो लिक्विड से ट्रैवल कर सकती है, वो द्रव्य से में चल सकती है, द्रव्य में गमन कर सकती है। तीसरी और चौथी एक्टिविटी से हमें क्या पता चला कि जो आपकी ध्वनि है वो लकड़ी या मेटल की जगह से भी ट्रैवल कर रही है, यानी कि जो ध्वनि है वो सॉलिड या ठोस से भी ट्रैवल कर सकती है, उसमें भी गमन कर सकती है या चल सकती है। अब हम बात करते हैं अगली एक्टिविटी की। इसमें आपको क्या करना है, आपको प्लास्टिक के जो है ग्लास लेने हैं कुछ इस तरीके से, और उन्हें जो है थ्रेड से बांध देना है, किसी रस्सी या किसी मोटे धागे से बांध। अब आपको क्या करना है, आपको अपने फ्रेंड को बोलना है कि इस जो ये दो आपके पास ग्लास हैं, इसका एक ग्लास अपने कान के पास लगाए, ठीक है, कुछ इस तरीके से, और आपको दूसरे ग्लास से बोलना है। अब आप क्या करेंगे, दूसरे ग्लास से बोलेंगे, तो जब आप बोलेंगे तो फिर आपका जो फ्रेंड है जो कुछ दूरी पर है वो सुनेगा। तो जब वो सुनता है तो वो क्या देखता है कि उसको आवाज काफी साफ आ रही है। यानी कि इससे भी हमें क्या पता चला कि जो रस्सी है वो क्या है, एक तरीके का ठोस है, और इससे क्या हो रहा है, इससे ध्वनि जो है ट्रैवल कर रही है, प्रोपगेट कर रही है, और इसे हम क्या कहते हैं, टॉय टेलीफोन। तो इस तरीके से आप टॉय टेलीफोन बना सकते हैं, और इससे भी हमें पता चलता है कि जो आपकी ध्वनि है या साउंड है वो सॉलिड यानी ठोस में गमन करती है या चलती है। तो बच्चों, आज हमने ये देखा कि किस प्रकार से जो ध्वनि है वो सिर्फ किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के किसी भाग के वाइब्रेशन के कारण या उसके कंपन के कारण नहीं, बल्कि पूरे के पूरे इंस्ट्रूमेंट के कंपन के कारण उत्सर्जित होती। इसी के साथ साथ हमने ये जाना किस प्रकार से मानव या जो मनुष्य हैं, जो ह्यूमन बींग्स हैं, वो ध्वनि को उत्सर्जित करते हैं। हमने वोकल कॉर्ड्स के बारे में जाना, इसके साथ साथ वॉइस बॉक्स के बारे में भी हमने समझा। इसके बाद हमने ये देखा कि किस प्रकार से ध्वनि जो है अलग अलग माध्यम में ट्रैवल करती है।
पहले हमने ये देखा कि जब हमने एयर को हटा दिया, वायु को हटा दिया, तो ध्वनि कैसी हो गई? हल्की हो। यानी कि जो ध्वनि है वो एयर में या वायु में ट्रैवल करती है। इसी के साथ साथ हमने ये भी देखा कि जो ध्वनि है वो पानी में या लिक्विड या द्रव में भी चलती है। इसी प्रकार से आपके जो सॉलिड है या ठोस है उनमें भी गति चलती है। यानी गति जो है, जो आपकी ध्वनि है, उसको चलने के लिए किसी न किसी प्रकार का माध्यम चाहिए होता है, उसे माध्यम की आवश्यकता होती है। चाहे वो आपका ठोस है, द्रव्य है या गैस है, वो किसी से भी चल सकती है। आई होप आपको ये सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये देखेंगे कि जो हमारे कान हैं वो किस प्रकार से ध्वनियों को सुन पाते हैं। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।